मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आप सभी के एक बहुत ही पसंदीदा विषय है। वो शायद इसलिए क्योंकि ज्यादातर बैंकर इसके अधूरी जानकारी लेकर अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। मगर अधूरी जानकारी पड़ सकती है भारी। अगर आप सही में एमपीबीएफ के बारे में जानना चाहते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग सब कुछ छोड़ के अगले 10 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए। मेरा मानिए तो एमपीबीएफ मेथड के 4 मुख्य स्तर होते हैं जो बैंकर को सीखना चाहिए। असेसमेंट ऑफ बैंक फाइनेंस, effect of other current asset and other current liability on your assessment, effect of holding period or operating cycle on your assessment, what to do in case MPBF falls short, especially in case of renewals. Let us begin with why MPBF is required और टर्नओवर मेथड के साथ इसका क्या फर्क है। टर्नओवर मेथड ऑपरेटिंग साइकिल के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आपके बैंक के रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट द्वारा ऑपरेटिंग साइकिल के लेंथ 90 दिन या 120 दिन फिक्स्ड कर दिया जाता है। इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी बैंक में ग्रॉस सेल्स के 25%, किसी बैंक में 33% लिए जाते हैं। इस बारे में हमने अपने टर्नओवर मेथड ट्यूटोरियल में विस्तार से डिस्कस की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देश के वर्तमान परिस्थिति पर अगर नजर डालें तो 90 दिन का ऑपरेटिंग साइकिल एक मजाक बन के रह गया है। इसका मतलब टर्नओवर मेथड से ऐसे बिजनेस को फाइनेंस करना गलत होगा। आप खुद ही सोचिए, जो कंपनियां फिलहाल बंद है वो जब खुलेगी, अगर खुलती है तो उनके ऑपरेटिंग साइकिल ना जाने कितने महीनों की बन चुकी होगी। तो उपाय बस एक ही रह जाएगा, उनके स्टॉक और डेटर्स के होल्डिंग लेवल देखकर उन्हें फंडिंग की जाए। और इस प्रक्रिया को एमपीबीएफ मेथड बोलते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज इफ यू फील दैट द कंपनी विल नीड मोर मनी टू स्पेंड ऑन रॉ मटेरियल्स देन ऑन डेटर्स, then you have the flexibility to reduce the margin on raw materials and increase the margins on debtors. ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको टर्नओवर मेथड में कभी नहीं मिलेगी। एमपीबीएफ आधारित है वर्किंग कैपिटल गैप के ऊपर। वर्किंग कैपिटल गैप मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग्स फॉर वर्किंग कैपिटल। Here, borrowing for working capital will include any cash credit facility for the borrower as well as इंस्टॉलमेंट ऑन वर्किंग कैपिटल टर्म लोन इफ एनी। अब बारी है मार्जिन की। एमपीबीएफ मेथड में मार्जिन निकालने के 2 तरीके हैं। पहला वर्किंग कैपिटल गैप के 25%, दूसरा और थोड़ा स्ट्रिंजेंट जो कि होता है एंटायर करंट एसेट के 25%। बैंक ज्यादातर केसेस में दूसरा तरीका अपनाती है और हम भी अपने डिस्कशन उसी के आधार पर जारी रखेंगे। दिस इज पॉपुलरली नोन एज सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग। तरीका चाहे कोई भी हो, जिस साल के प्रोजेक्शंस आप ले रहे हैं उस साल के एनडब्ल्यूसी पे नजर रखना जरूरी है। क्योंकि 25% ऑफ करंट एसेट और एनडब्ल्यूसी जो भी ज्यादा होगा उसको मार्जिन माना जाएगा। आपके मन में यह ख्याल आ सकता है कि असेसमेंट करते वक्त हर बार एनडब्ल्यूसी क्यों बीच में घुस जाती है। अ कंपनीज रिक्वायरमेंट ऑफ करंट एसेट इज मेट बाय 3 सोर्सेस। इट्स एनडब्ल्यूसी which is a long term source, creditors from the market and बैंक द्वारा दी गई cash credit. Of these 3, NWC's role is taken as company's contribution in the form of margin. If NWC is projected higher than 25% of current asset, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक कंपनी खुद से सक्षम है ज्यादा पैसा लाने के लिए। फिर आपको 25% ऑफ करंट एसेट को नहीं बल्कि एनडब्ल्यूसी को ही मार्जिन मानना पड़ेगा। अगला सवाल यह है, अप टू विच ईयर प्रोजेक्शंस शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। मान लीजिए आप मई 2020 में असेसमेंट कर रहे हैं, तो वैलिडिटी ऑफ द लिमिट शैल बी फॉर 1 ईयर एंड दिस 1 ईयर एंड्स ऑन अप्रैल 2021। नाउ अप्रैल 2021 फॉल्स अंडर फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। तो आपको प्रोजेक्शंस मार्च 2022 तक लेना पड़ेगा। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लिमिट खत्म होती है उस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक आपको प्रोजेक्शंस लेना चाहिए। अब बारी है एक एग्जांपल की। आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे टेबल के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2019 के लिए टोटल करंट एसेट इज 1447.72 lakhs. Total current liability excluding bank borrowing for working capital is 535.29 lakhs. Then
वर्किंग कैपिटल गैप कम्स टू 1447.72 minus 535.29 is equal to 912.43 lakhs. Total current asset which is 1447.72 lakhs, उसके अगर 25% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 361.93 lakhs. बात अभी खत्म नहीं हुई, एनडब्ल्यूसी पे भी थोड़ा नजर डालना पड़ेगा। यहाँ एनडब्ल्यूसी हो गया आपके 424.73 lakhs। क्योंकि एनडब्ल्यूसी ज्यादा है तो मार्जिन बनने की रेस में एनडब्ल्यूसी जीत गई। इसका मतलब मार्जिन आपको 424.73 lakhs कंसीडर करनी पड़ेगी। इस 424.73 lakhs को पहले मिली वर्किंग कैपिटल गैप यानी कि 912.43 lakhs से सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिलेगा 487.70 lakhs. This is your assessed bank finance as per second method of lending. फर्स्ट मेथड का कैलकुलेशन आप विस्तार में कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। एक हिंट दे देता हूं, मार्जिन कैलकुलेट करने के वक्त टोटल करंट एसेट के जगह बस वर्किंग कैपिटल गैप के 25% कंसीडर करना पड़ेगा। मार्जिन नॉर्म्स बीइंग मोर स्ट्रिंजेंट इन द सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग, द एमपीबीएफ कंप्यूटेड बाय दिस शैल ऑलवेज बी लेसर और इक्वल टू एमपीबीएफ कंप्यूटेड बाय मेथड 1. It becomes equal only if NWC exceeds the margin in both cases. ये बात ध्यान में रखिए, आपको IIBF के सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस में काम आएगा। अब बात करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ अदर करंट एसेट एंड अदर करंट लायबिलिटीज के बारे में। हमने पहले ही अपने सीएमए के ट्यूटोरियल में बताया है, कैश एंड बैंक बैलेंस जैसे करंट एसेट के लिए हम सीसी लिमिट नहीं देते हैं, इसलिए ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करते वक्त हमारा नजर सिर्फ और सिर्फ इन्वेंटरीज और डेटर्स पे टिकी होती है। प्रोजेक्शंस मतलब एक खूबसूरत सपना, और उस सपने को साकार करने के लिए कंपनियां अक्सर ग्रॉस सेल्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाती है। नतीजा मोर प्रॉफिटेबिलिटी। आप में से जिन्होंने भी हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स देखे हैं उन्हें पता होना चाहिए, प्रॉफिट कम्स अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ द लायबिलिटी साइड, एंड as per dual aspects of accounting, liabilities cannot be increased alone. तो प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए अंत में कंपनियों के पास बस एक ही उपाय बचती है, वो है कैश एंड बैंक बैलेंस में एडजस्टमेंट, क्योंकि बाकी बैलेंस शीट तो पहले से बन चुकी है। प्रॉफिट को ठूस ठूस के कैश एंड बैंक बैलेंस में एडजस्ट करने का नतीजा ये होता है कि अगले साल 31 मार्च को कभी कभी कैश क्रेडिट आउटस्टैंडिंग दिखाई जाती है 10 लाख और कैश एंड बैंक बैलेंस बन जाता है 12 लाख। पिछले 12 सालों में मुझे एक बात समझ में नहीं आया, कंपनी के पास अगर 12 लाख रुपया है तो वो कैश क्रेडिट लिमिट क्यों यूटिलाइज करेगी? इंटरेस्ट के तौर पे पैसा बर्बाद करने का शौक है क्या? दिस वॉज अबाउट अदर करंट एसेट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट अदर करंट लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स को छोड़ के बाकी सारे करंट लायबिलिटीज को हम लोग अदर करंट लायबिलिटीज मानते हैं। इफ द परसेंटेज ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज इज मोर, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी नीड्स टू रीपे टर्म लोन इंस्टॉलमेंट्स एवरी मंथ, देन cash credit limit might be utilized for paying back those liabilities. So be careful if other current asset and other current liabilities are on the higher side. हमेशा इनके परसेंटेज पर नजर रखिए। Analysis of holding period and realization period. This is the most neglected chapter of MPBF assessment. While working in risk management department, one of my common observation in review would be remarks on holding level of inventory, the realization of debtors and credit period not discussed in the process note. आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे ये कौन से 3 अजूबे के नाम हमने बोल दिए। रॉ मटेरियल्स कितने दिनों में वर्क इन प्रोग्रेस में तब्दील होगी, ये होता है उसके होल्डिंग पीरियड, एंड द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज द होल्डिंग लेवल। सिमिलरली कन्वर्शन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस टू फिनिश गुड्स एंड conversion of finished goods to sold goods have their own holding period and holding level. दूसरे तरफ डेटर्स कितने दिनों में पेमेंट करते हैं, दिस विल बी देयर रियलाइजेशन पीरियड। तो करंट एसेट के क्षेत्र में दिखाए गए इन सभी दिनों को जोड़ के मिलेगा आपको ऑपरेटिंग साइकिल। स्क्रीन में दिखाए जा रहे होल्डिंग डेज और रियलाइजेशन डेज को जोड़ा जाए तो करीब करीब 1.5 साल का ऑपरेटिंग साइकिल मिलेगी। ऐसे में तो कंपनी बंद हो जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। कैसे?
कंपनी को रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए तुरंत पैसा नहीं देना पड़ता है। उन्हें मदद करने के लिए क्रेडिटर्स भी होते हैं। उधार में मिली रॉ मटेरियल से कंपनियां काफी दिनों तक काम चला सकती। नतीजा, जितने दिन की उधार उसे मिलती है उतने दिनों तक उनके ऑपरेटिंग साइकिल छोटी हो जाती है। क्रेडिटर्स इन डेज, यानी कंपनी को जिसने भी उधार में रॉ मटेरियल दी है उनके पैसे कंपनी कितने दिनों में चुकाएगी। तो होल्डिंग डेज और रियलाइजेशन डेज से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल, जिसे हम लोग कैश साइकिल के नाम से भी जानते हैं। नाउ दिस ऑपरेटिंग साइकिल नीड्स टू बी कंपेयर्ड। सवाल है किससे? कंपनी के पिछले सालों के ऑपरेटिंग साइकिल के साथ। जाहिर है ऑडिटेड फिगर्स पर आपको ज्यादा भरोसा होगा और सिमिलर बिजनेस वाले कंपनियों के साथ। अब ये जानकारी आपको कहां से मिलेगी? क्रिसिल, इक्रा, ब्रिकवर्क, ऐसे कोई भी रेटिंग एजेंसी से आपके बैंक इंडस्ट्री वाइज रिपोर्ट खरीदती होगी। आपके हेड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस के रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास वो जरूर मिल जाएगा। छोटी कंपनियों के लिए यू नीड टू फॉल बैक ऑन योर एक्सपीरियंस और उस इलाके में अन्य कस्टमर जिन पे भरोसा किया जा सकता है उनसे पूछताछ करना पड़ेगा। हमने ऐसे ही शुरुआत की। What to do in case MPBF falls short, especially in case of renewals? इतना रामायण महाभारत हो जाने के बाद जब आपको ये पता लगता है कि कंपनी की MPBF उसकी लिमिट के अनुसार नहीं आ रही है, फिर उस प्रपोजल को तो रेफर टू ड्रॉयर करने में ही आपकी भलाई है। क्रेडिट इज मोर ऑफ एन आर्ट देन अ साइंस। जिस दिन आप किसी कंपनी को मुसीबत से निकाल के पटरी पे खड़ा करेंगे उस दिन आप बनेंगे एक रियल बैंकर। दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए यहाँ दिखाए गए एक्सेस फाइनेंस को आप कैसे नियम के अनुसार संभाल सकते हैं। एक नहीं, कई उपाय है। इन्फ्यूशन ऑफ मोर कैपिटल बाय द प्रोमोटर्स, रिविजिटिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटर्स। कुछ डेटर्स ज्यादा दिनों के लिए आउटस्टैंडिंग होने के वजह से कहीं आपने उन्हें नॉन करंट एसेट तो नहीं दिखाया है। जरूरत पड़ने पे आपको 180 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए डेटर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। स्टेप वाइज रिडक्शन इन लिमिट एंड होल्डिंग ऑन ऑपरेशंस। फाइनली conversion to WCDL with an adequate moratorium. However, this will amount to restructuring. और कुछ आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वो क्या है ना, सीखना और सिखाना दोनों ही हमारे फेवरेट है। बैंकर और कस्टमर के फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए ऐसे कई सारे वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। उनमें से कुछ वीडियोस आपके स्क्रीन में है। ये सारे वीडियोस किताबों से काफ़ी हटके हैं, तो आप इन सभी को ज़रूर देखिए।